हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होगे। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका क्या कंडीशन होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है। आज के इस लेक्चर में हम इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझिएगा बात को बच्चों। अपन पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब कि यहां जो इस रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, पहले से भी आप जानते हो, जीओसी में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज के क्लास में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पॉइंट पे कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स। तो समझिए, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकेंड इज फाइल्स। और ये जो फाइल्स वर्ड है बच्चों, इसका मीनिंग होता है लवर। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गया, न्यूक्लियस लवर। अब न्यूक्लियस लवर कहने का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज के साथ इसको प्रेम है। इसका मतलब कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो उससे उसको प्रेम होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब आप कह सकते हो कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आप कह सकते हो कि वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, या तो लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, आप मान लेते हैं आपने किया बात H2O मॉलिक्यूल का, तो देखो H2O मॉलिक्यूल पे क्या होता है, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा। अगर मैं बात करूं अमोनिया NH3, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर मैं बात करूं OH माइनस, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, सीधा निगेटिवली चार्ज दिख रहा है। अगर मैं बात करूं Cn माइनस साइनाइड आयन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा। अगर मैं बात करूं Cl माइनस, अगर मैं बात करूं Br माइनस, अगर मैं बात करूं I माइनस, अगर मैं बात करूं F माइनस, अगर मैं बात करूं SH माइनस, ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्लियर? मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकता है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं, या तो लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज हो सकते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल्स पॉइंट क्लियर हो गया सबको? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं, या तो लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज हो सकता है आपका न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, दो बातें होती है, एक एडिशन होता है और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए, ठीक है, और आप थोड़ा लेट हो गए, किसी कारणवश आप लेट हो गए, ठीक है, तो आप गए और आपको आदत है पहली बेंच पे बैठने का। अब आप गए, देखिए पहली बेंच पे बैठने का कैपेसिटी है 4 स्टूडेंट का, और 4 स्टूडेंट पहले से बैठे हुए हैं। अब आप गए तो 2 सीन क्रिएट हो सकता है। पहला सीन कि आप मैनेज कर सकते हो, आप बोलोगे कि थोड़ा सा खिसक जा, मेरे को भी बैठने दे, ये हो सकता है। दूसरा बात ये कि आप थोड़ा दबंग टाइप के हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, किसी एक को बोलोगे कि जाकर पीछे बैठ जा, ठीक है, जाके पीछे बैठ जा, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो 2 सीन क्रिएट हुआ ना बच्चों। पहला जो आप खिसका के बैठ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को भगा कर वहां से कर रहे हो, बैठ रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, एक भागता है और दूसरा उसके जगह पर आकर विराजमान होता है। तो जो भागता है उसको बोलते हैं अपन लिविंग ग्रुप, और जो विराजमान होता है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का बेसिक फंडा क्या है बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में हेल्प कौन करता है, रिएजेंट। तो अब यहां रिएजेंट कौन होगा आपका, अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स होगा। मतलब आपका एक होगा कार्बन फ्रेम होगा, सेकेंड आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा, और थर्ड आपका प्रोडक्ट होगा।
तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और वो दो पार्ट क्या है बच्चों, एक है आपका SN1 और सेकेंड वन है आपका SN2। अब समझिएगा, दोनों का पहले संक्षिप्त विवरण कर लेते हैं, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। नया वर्ड आपने सुना, ठीक है। वैसे ही यहां भी S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाइमॉलिक्यूलर। अब समझिए बात को, न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन वर्ड तो आप समझ रहे हो। आपके पास दो नया वर्ड आया, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ोगे कि ये ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, लेकिन आप घबराओ नहीं, यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। तो समझो बात को, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं वही होता है आपका मॉलिक्युलरिटी। क्लियर? तो SN1 का मॉलिक्युलरिटी कितना है, 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप रिएक्टिंग स्पीसीज काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ SN2 आपको रिएक्टिंग स्पीसीज RDS में 2 मिलेंगे। क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर और इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। और समझिए बात को, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। और ये क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है और ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्दर ये केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जब अपन चर्चा करते हैं तब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी की। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका अगर आप रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके संदर्भ में, अल्काइल हैलाइड के संदर्भ में, तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx। अब ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है इसका जो पावर होता है वही इसका ऑर्डर होता है। तभी पावर इसका कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। NU माइनस को अपन न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। क्लियर है? अब समझिए बात को, पावर 1 तो टोटल पावर आप ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। SN2 जो होता है आपका बायोमॉलिक्यूलर होता है एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। लेकिन अगर बात करो आप SN1 की तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब बारी बारी से अपन SN1 एंड SN2 का चर्चा करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका फेवरेबल कंडीशन देखेंगे। तो उसके पहले इसको अपन मिटा देते हैं। क्लियर? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन SN1 रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, it is 2-step mechanism। second point, it is unimolecular। ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, अभी आपने देखा। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट
ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में फॉर्म क्या होता है, हाँ कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल्स। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ठीक है, सातवां पॉइंट, अगर आप रेट का एक्सप्रेशन लिखो तो रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब इससे आप आठवां पॉइंट ये लिख सकते हो, आप देखिए रेट का एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ शामिल नहीं है इसमें रेट के एक्सप्रेशन में, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसमें पुअर न्यूक्लियोफाइल इसलिए हमने लिखा है कि पुअर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ROR बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ये हो गया आपका SN1 का पूरा प्रक्रिया। देख लीजिए आप पूरा, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फर्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज यूनिमॉलिकुलर, इसकी मोलिकुलरिटी 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट। पुअर न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत होती है इसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का ये होता है एक्सप्रेशन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पोलर और नॉन पोलर तो जानते हैं सर, लेकिन ये पोलर प्रोटिक आपने कहां से घुसाया सर। तो देखो बच्चों, पोलर सॉल्वेंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक हो गया आपका पोलर प्रोटिक और दूसरा हो गया पोलर एप्रोटिक। अब प्रोटिक कहने का मतलब क्या आता है, प्रोटोन, और प्रोटोन कहने का मतलब H+, मतलब ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H+ डोनेट कर सके, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक। अगर मैं बात करूं वाटर का, अगर मैं बात करूं वाटर, तो वाटर H+ शो कर सकता है ना जी, H++ OH-, तो ये क्या हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अगर मैं बात करूं एल्कोहल CH3OH, ये भी आपको H+ डोनेट कर सकता है, ये CH3O- मिथॉक्साइड आयन। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों एसीटोन, दिस इज योर एसीटोन, ये पोलर है बट पोलर क्या है, एप्रोटिक है, क्योंकि ये H+ डोनेट नहीं कर सकता है। समझ गए, तो ये होता है इसका कहानी पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक का। मतलब अगर H+ डोनेट करेगा तो पोलर प्रोटिक होगा, H+ डोनेट नहीं करेगा तो वो पोलर एप्रोटिक होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखेंगे कि आखिर SN1 का मैकेनिज्म क्या होता है। और मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, वो पाथ, आपको पाथ पता चलता है, रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड कर रहा है, ये आप मैकेनिज्म में देखते हो। तो चलिए SN1 का अपन देखते हैं मैकेनिज्म। इसके पहले इसको कर देते हैं कहानी कंप्लीट। अब देखिए इसका अपन देखते हैं मैकेनिज्म, SN1 का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखिए क्या अपने पास हम स्टेप वन में हमने लिया एक अल्काइल हैलाइड, अपन ले रहे हैं, ये हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये जो आप सॉल्वेंट यूज करते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, उसके अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड का जो CX बॉन्ड नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर होता है। तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करवाना।
वो एक सॉल्वेंट सेपरेटेड बैरियर बनाता है और सॉल्वेंट सेपरेटेड बैरियर बनाकर वो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका ये जो है X ये लीव कर जाता है, ठीक है, और ये बना देता है आपका CH3 CH3 CH3, ये कार्बोकेटायन बना गया और ये X माइनस और यही आपका Lg लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो मत समझ लेना। अब देखिए स्टेप 2, अब देखिए यहाँ पे आप लिखोगे, मान लेते हैं वाटर ले रहे हो सॉल्वेंट, तो आप वाटर ले लो, ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों कि जो फर्स्ट स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बना, अब वो क्या है, इंटरमीडिएट आप देख रहे हो क्लियरली, आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव साइट है। अब पॉजिटिव साइट है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया, फटाक से अटैक करेगा, है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है जी, निगेटिवली चार्ज है और निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव चाहिए, यूनिवर्सल रूल है। तो न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा, अटैक कर जाएगा, मौका देखकर वो लगा देगा चौका। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है उस पे कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। Nu माइनस अपन कोई ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये बना देगा आपका CH3 Nu। क्लियर है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका स्लो स्टेप, या उसको बोलते हैं RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपका फास्ट स्टेप। अब फास्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप क्यों होता है समझिएगा बात को। इसमें क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन कर रहा है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कर रहा है, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसको फास्ट क्यों बोले, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक साइट बन गया है, ऑलरेडी उसको मौका मिल गया, तो चौका लगाएगा कि नहीं लगाएगा, समझ रहे हो बात को, तो सीधा इस पे अटैक कर देता है और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब देखिए मैं एक डायलॉग बोल रहा हूं कि अगर RDS में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या करेगा, हैंडल करेगा। मतलब जितना ज्यादा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही फास्ट उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर, तो अब देखते हैं कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन का पैटर्न क्या होगा, 3 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में क्या होगा, मिथाइल में क्या होगा। समझिए बात को। देखिए मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं अपने पास है CH3X, अपने पास है CH3 CH2X और अपने पास है CH3 CHX और अपने पास है CH3X। ठीक है, अपने को अरेंज करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैंने बोला कि अगर RDS में फॉर्म हो रहा है आपका कार्बोकेटायन तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो अपन चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसका ज्यादा होगा। तो देखिए आप यहां से कार्बोकेटायन बनाओगे तो क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, यहां से बनाओगे तो इथाइल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका CH3 प्लस, और ये बनेगा आपका CH3 प्लस। अब देखिए क्लियरली देखो, अब बताओ, आपने जीओसी में पढ़ रखा है कि कार्बोकेटायन स्टेबल किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, क्योंकि कार्बोकेटायन है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, नल्ला है, भिखारी है, तो उसको क्या चाहिए, भिखारी को देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो देखिए तो जरा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, ईडीजी ग्रुप है, यहाँ 3 ईडीजी ग्रुप है, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ 2 ईडीजी ग्रुप है और यहाँ एक ही ईडीजी ग्रुप है और यहाँ नल्ला है, इसके पास कोई, बेचारे के पास कोई दोस्त नहीं है, अकेले है बेचारा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए तो, डी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सी होगा, बी होगा, ए होगा, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही आपका
रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा SN1 में, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ये हो गया ROR रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1। क्लियर, सबसे ज़्यादा D होगा। मतलब आपको एक रेडीमेड पैटर्न मिल गया कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल, मतलब मिथाइल हैलाइड लिस्ट रिएक्टिव होगा इन SN1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए आप एक बार फिर से। कुछ नहीं, हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर दी, अपना काम बन गया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मतलब कि अपने पास पैटर्न क्या आ गया बच्चों, ये आ गया पैटर्न, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? हमने मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों SN2 का। ठीक है, तो देखिए SN1 आपका अगर क्लियर है, SN1 अगर आपका क्लियर है तो SN2 में कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा उल्टा हो जाता है सब कुछ। तो देखिए SN2 का फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, एक्सप्रेशन क्या था, Rx इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब इससे आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर है। फोर्थ, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलर होगा बट एप्रोटिक होगा, मतलब H+ वो डोनेट नहीं कर सकता है। इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। क्लियर है, समझिए। फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया कि रेट का एक्सप्रेशन जो होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स इसके लिए चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, इंटरमीडिएट फॉर्म इसमें नहीं होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता तो क्या फॉर्म होता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट। तो लिख लेंगे इसमें कि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 का मतलब चर्चा हो गया कि ऐसा होता है। अब इसका अपन देखेंगे मैकेनिज्म कि आखिर SN2 का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो एक ही स्टेप में इसको अपन निपटा देंगे। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। बहुत गर्मी है भैया। देखिए इसका मैकेनिज्म हमने लिया, हैलाइड ले लिया हमने, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका फास्ट स्टेप। और फास्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है।
वहाँ पे उल्टा हो रहा था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। तो देखिए कुछ यूँ बनता है, ये देखिए अभी आप देख रहे होगे। तो इसमें क्या है कि कार्बन आपको पेंटावैलेंट दिख रहा होगा, है ना, कार्बन इज पेंटावैलेंट। अब इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड को क्या दिखा है, पार्शियल दिखा है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। अभी पेंटावैलेंट हो गया, इसलिए अपन बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, पार्शियल बॉन्ड दिखा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप लीव होता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है प्लस X माइनस। ठीक है, ये होता है SN2 का मैकेनिज्म। मतलब एट अ टाइम बॉन्ड फॉर्म भी होता है, एट अ टाइम बॉन्ड डिसोसिएट भी होता है, सेम टाइम पे होता है। ठीक है, देख रहे हो, अभी लिविंग ग्रुप लीव किया भी नहीं कि ये अटैक कर गया है, लिविंग ग्रुप लीव नहीं किया लेकिन अटैक कर गया है। लेकिन SN1 में क्या होता था, पहले जाता था उसके बाद होता था, पहले ब्रेकअप हो जाता था फिर दूसरा वाला आता था। अभी क्या है, ब्रेकअप और पैचअप दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, ये है आपका SN2 मैकेनिज्म। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड के लिए उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड फास्ट करेगा, उसके बाद आपका 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया, उल्टा सीधा हो जाता है। अब एक बात बच्चे छूट रहा है, लिविंग ग्रुप के बारे में हमने चर्चा नहीं की कि आखिर लिविंग एबिलिटी क्या होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप अलग अलग हो जाए तो ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तब क्या रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा, समझ रहे हो। तो देखिए उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, पूरे ऑर्गेनिक में वही चलता है। ठीक है, समझिएगा बात को आप। लिविंग ग्रुप के लिए जो बात होता है वो ये होता है, एक लाइन का है कॉन्सेप्ट। लिविंग ग्रुप कहता है कि लिस्ट बेसिक बेटर लिविंग ग्रुप, लिस्ट बेसिक बेटर लिविंग ग्रुप। अब देखिए आपके पास है I माइनस, आपके पास है Br माइनस, और आपके पास है Cl माइनस, और आपके पास है F माइनस। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको डिटरमाइन करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप याद कीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट, तो सबका एसिड बना देते हैं। तो ये बन जाएगा HI, ये बन जाएगा HBr, और ये बन जाएगा HCl, और ये बन जाएगा HF। और एसिडिक स्ट्रेंथ आप पहले जानते हो कि HI इज मोर एसिडिक दैन HBr, HCl एंड HF। ये होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये जब एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिक स्ट्रेंथ सीधा उल्टा हो जाएगा, मतलब I माइनस लिस्ट हो जाएगा ऐसे, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। तो बोलिए लिस्ट बेसिक बेटर लिविंग ग्रुप, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ। तो लिस्ट बेसिक कौन दिख रहा है, I माइनस, मतलब लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, I माइनस का सबसे ज्यादा, Br माइनस, Cl माइनस, और ये हो जाएगा आपका F माइनस। ये हो गया आपका लिविंग एबिलिटी, और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही चलता है, लिस्ट बेसिक बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये होगा आपका लिविंग एबिलिटी। अब सॉल्वेंट के बारे में मैंने बता दिया है कि पोलर प्रोटिक SN1 में, पोलर एप्रोटिक SN2 में। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल मैंने दे दिया, अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, ये सब के सब पोलर प्रोटिक है। एसिटिक एसिड ले लो। पोलर एप्रोटिक की बात करें तो आप एसीटोन ले लो, DMSO ले लो, DMF ले लो, DMA ले लो, ये सब के सब पोलर एप्रोटिक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री इसका डील करेंगे, क्योंकि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप पढ़ोगे रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लियर करते हैं। थैंक यू।